हेलो बच्चों। तो इन्वायरमेंट का पेपर काफ़ी अच्छा आया था। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, पेपर पता नहीं कैसे बन गया है। बाकी सेकंड शिफ्ट का 100% और थर्ड शिफ्ट का 80%, क्योंकि ये दो शिफ्ट के पेपर मैंने देखे हैं बराबर। तो जानकारी में बच्चे हैं, मेरे सामने की बात है, मैंने देखे हैं इसलिए मैं कह सकता हूँ इतना। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने देखा नहीं, लेकिन बच्चों ने कमेंट किया कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। ठीक, तो कुल मिला के ये है कि अब सावधान होने की बात है। बिल्कुल ध्यान से रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि क्वेश्चन घुमाता बहुत है। और जब क्वेश्चन घुमाता है तो क्वेश्चन तो घूमने दो, लेकिन क्वेश्चन के साथ आप जो घूम जाते हो ये गलत बात है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। ठीक, अब चलो ठीक, एनवायरनमेंट हो गया, वो छोड़ो, इसके बारे में डिस्कशन होगा बाद में। अब बात करो, आगे डिस्कस करो किसके बारे में, किसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, है ना। तो हॉस्पिटल का है पेपर कल। इसमें का पेपर जब देना तो पहली चीज़ अपना ध्यान रखना कि हॉस्पिटल के अंदर आपका अपना एक क्लिनिक है। हॉस्पिटल के अंदर आपका अपना एक क्लिनिक है, आप उसमें फार्मासिस्ट हो। ये चीज़ इमेजिन करके जो क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली मेरे आ जाए वो टिक कर देना, जो नहीं आ रहे हैं वो लॉजिक लगा लेना। ठीक, बिल्कुल परेशान मत होना। परेशान बहुत सारे बच्चों के खुल नहीं रहे हैं। इन्वायरमेंट में आपको खाली पासिंग मार्क्स चाहिए, कहीं इसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, सिर्फ पास होना जरूरी है। ठीक, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। पासिंग मार्क लगभग सबने कर लिया। जिसने ये बताया पेपर बहुत टफ आया, उसने भी कहा सर ठीक ठाक हो गया है, इसलिए टेंशन की बात नहीं। हॉस्पिटल में स्कोर करने की ज़रूरत है। ठीक, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जब पेपर देना तो स्कोर अच्छे से करना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, बातें हो गई बहुत। पहला है इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स कौन सी होती हैं? ऑप्शन क्या है, एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड या कोरामिन एंड इंसुलिन। तो जब आपकी फार्मेसी होगी वहाँ इमरजेंसी ड्रग करके एक बॉक्स होता है। फार्मेसी में इमरजेंसी करके एक बॉक्स होता है, आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ भी आपको मिलेगा। और उसके अंदर अगर आप देखते हो तो उसमें ड्रग लिखी रहती है, एड्रेनलिन आपकी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोरामिन एंड इंसुलिन। इनको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ड्रग। ओके, यानी हमारा ऑल ऑप्शन सही है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है भाई? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग देखो, अब इसमें क्या है, देखो मैं बताता हूँ ना, जो लास्ट का वीडियो मेरा होता है वो ऑब्जेक्टिव कम इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होता है, मीन्स इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें देखो क्या है कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मैंने जैसे सारे ऑप्शन बना दिए। क्या है, डिक्रीज मेडिकेशन एरर, जाहिर सी बात है जब यूनिट वाइज कितनी डोज लेनी है उसके पैकेट बन जाएंगे, 2 टैबलेट 3 टैबलेट जो भी एक बार में लेनी है उसको एक पाउच बना दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यूनिट के फॉर्म में। एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ ड्रग एंड पिलफेरेज। अब होता क्या है भाई, मेडिकेशन एरर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट के पास है या कोई नर्स दे रही है जिसको आइडिया नहीं भी है, तो यूनिट के फॉर्म में है कि भाई सुबह शाम के पाउच बने हुए हैं, पैकेट बने हुए हैं, पूरा पूरा उसमें 3 टैबलेट और 4 टैबलेट उठा के वो पूरा पैकेट उसको खिला देना है, तो मेडिकेशन एरर नहीं होगी। वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा, नहीं पता लगा सबके एक एक दो दो पत्ते हैं और लास्ट में एक दो ड्रग टैबलेट बच गई। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव डुप्लीकेट ऑर्डर एंड पेपर वर्क एट नर्सिंग स्टेशन। पेपर वर्क बच जाएगा, हर बार डोज के लिए पेपर वर्क, पेपर पे लिख के नहीं देना है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है ना, या लिख के बताना नहीं है। एक्सेसिव डुप्लीकेशन, ऐसा ना हो कि डोज डुप्लीकेट हो जाए या टैबलेट एक, भाई मेडिकेशन एरर हो जाता है ना, ऐसे ही तो केस होते हैं। तो इन केसेस से बचने के लिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक, अब इसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे सिलेबस से आने का मतलब, मेरे पढ़ाई से आने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर यूनिट डोज डिस्पेंसिंग लिख दी जाए और नीचे सेम यही ऑप्शन पुट कर दिए जाए। अब इनमें जो भी ऑप्शन, इसीलिए मैं बोल के समझा देता हूँ। ठीक, मेथड ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के मेथड क्या होते हैं? एक होता है CUDD, जिसका फुल फॉर्म देखो, CUDD भी लिखा जा सकता है ना, एब्रीविएशन में आएगा तो कैपिटल में ध्यान देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, DUDD,
डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये दोनों क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के, ठीक है। यानी हमारा सी ऑप्शन सही। बुक में आपके यहाँ जब भी क्लासेस चली होंगी, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हुई होगी, या आपके टीचर ने नोट्स प्रोवाइड कराए होंगे, जिस तरह भी आपके कॉलेज में पढ़ाई हुई होगी, तो क्या होती है CUDD और DUDD, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा पढ़ाने का, मेरा जो ऑब्जेक्टिव कराने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे। अच्छा क्यों नहीं, उसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिया, आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हो। आप ये बताओ, आपके एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइस में क्या एग्ज़ाम पेपर में एक्सप्लेनेशन आता है? सिंपल ऑप्शन आते ना। एक्सप्लेनेशन का काम लेक्चर में होता है। मेरा जवाब उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे मुझसे कह रहे हैं ना पढ़ाने का तरीका, और पढ़ाने का तरीका अगर मेरा अच्छा नहीं था, मैंने तो नहीं कहा आप आओ और पढ़ो, राइट। क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट डे, पहले दिन से लेके लास्ट तक मेरे तरीके में कोई चेंज नहीं आया। जैसे मैं पहले पढ़ाता था वैसे ही मैं आज पढ़ा रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक। अब जहाँ तक एक्सप्लेनेशन की बात है, जब मैं लेक्चर देता हूँ तब उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ तो सिंपल ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसमें फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जबकि रियल में ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि केवल क्वेश्चन प्रोवाइड। आप ये बताओ, ऑब्जेक्टिव की बुक लेके आए हो, ऑब्जेक्टिव की बुक में क्या है, क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और लास्ट में उसके क्या दे दिया गया है, लास्ट में दे दिया गया आंसर की दे दी गई है, जिसमें आधे से ज़्यादा आंसर गलत हैं आपके, मैंने खुद से देखा है, ठीक। तो वो आपको ज़्यादा बेटर लगता है, जहाँ मैं बताता हूँ उसमें आपको प्रॉब्लम दिखती है, ठीक। तो खैर, किसी की मेंटेलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, इस पे ऑलरेडी मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट क्या होती है भाई? मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट देखो, ये एक रैक की तरह होती है, स्टेनलेस स्टील की का ट्रक होता है, जिसे ट्रक बोलते हैं, 4 पहिया होते हैं और स्टेनलेस स्टील की होती है, इसमें कई खाने होते हैं, ठीक। तो 60 इंच हाइट होती है इसकी, समझे, यानी 60 इंच ऊंचा होता है, 48 इंच वाइड यानी 48 इंच चौड़ाई होती है इसकी, और 25 इंच डीप होता है। जो उसके खाने होते हैं उसकी गहराई कितनी होती है, 25 इंच की होती है। तो ऐसा होता है हमारा क्या, मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट, जिसके अंदर क्या रखी रहती हैं, टैबलेट्स या मीन्स डोजेस फॉर्म रखी होती हैं, जो भी आपको बच्चों को या जो भी पेशेंट होता है उनको जो यूनिट प्रोवाइड करानी है, ठीक। तो यूनिट डोज के फॉर्म में हो या मेडिसिन का स्टॉक रखा रहता है नर्सिंग स्टेशंस पे, ठीक। तो ये होती है क्या, हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट, ठीक। फिर क्या है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक क्या होता है भाई? नर्सिंग, देखो इनमें ऑप्शन फिर बोलता हूँ, आप इसको ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं, इसको इंफॉर्मेशन की तरह देखो। इन एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है इसका। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक क्या होता है? नर्सिंग स्टेशन कैरीज बोथ चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन। देखो, एक चार्ज मेडिकेशन होता है, एक नॉन चार्ज मेडिकेशन होता है, ठीक। नॉन चार्ज में नॉर्मल जो कॉमन डेली यूज़ की दवाएं होती हैं, है ना, और इसका जो बिल होता है क्या, एक साथ जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसके साथ आप जो है अटैच हो जाता है। चार्ज में क्या होता है, महंगी दवाएं होती हैं जो पेशेंट को खरीद के लेना पड़ता है, उसका मीन्स पेमेंट करना पड़ेगा मेडिकल डिस्पेंसरी पे जाके, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी, चार्ज एंड नॉन चार्ज की। तो नर्सिंग स्टेशन कैरीज बोथ चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन। बी में क्या, ऑल है। सी में ड्रग्स आर रियडली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंप्लीट फॉर स्टॉक का मतलब मीन्स किसी भी ड्रग की अगर ज़रूरत है एडमिनिस्टर के लिए, चाहे ओरल रूट पे हो चाहे पेरेंट्रल हो, जिस रूट पे भी ज़रूरत है, ड्रग आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। रिड्यूस्ड इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। अब अगर फ्लोर स्टॉक कंप्लीट है तो बार बार प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बनाना नहीं पड़ेगा, किसके लिए, इन पेशेंट के लिए, राइट। तो हमारा क्या है ऑप्शन, इन पेशेंट कौन, जो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, यानी सारे के सारे ऑप्शन किसके हैं, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक के बारे में, ओके। फिर विच इज फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। इसमें से इन पेशेंट के लिए, इन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर है उसके लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कैसा डिपार्टमेंट। तो उसके लिए देखो दिया गया है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। कौन कौन सा होता है, एक होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, एक होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, और एक होता है
यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। ये तीनों चीज़ें किसके लिए हैं? इन पेशेंट के लिए एक तरीका है कि इस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक, यानी ऑल ऑप्शन सही है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करना, एडीआर की मॉनिटरिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स। अगर कोई नई ड्रग मार्केट में आई है, किसी नई ड्रग की रिसर्च होके मीन्स मार्केट में आई है, लाई गई है, हॉस्पिटल में आई है, या फार्मूलरी में ऐड करनी है, या हॉस्पिटल फार्मूलरी में ऐड है, या ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी, इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कराता है? पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी, यानी ऑल। ओके। फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल, इनमें कौन सा फैक्टर है जो हॉस्पिटल की इकोनॉमी के को डिटरमाइन करता है? पहला है मटेरियल रिक्वायरमेंट, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, तीसरा है ऑल, फिर चौथा है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। ये सारे फैक्टर क्या होते हैं भाई? मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो भी हॉस्पिटल की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, मीन्स मटेरियल होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसको? हॉस्पिटल की इकोनॉमी को। यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक। एक्वस व्हीकल यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल्स, जहाँ पे बात पेरेंट्रल की आ गई वहाँ पे व्हीकल से ध्यान कर लो। सबसे पहले तो आपका WFI होगा। अब WFI में भी कैसा है? फ्री फ्रॉम का, एक तो WFI प्लेन हो गया, दूसरा WFI वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। फिर वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व एयर से फ्री होना चाहिए। यानी कि ये सारे क्या हैं? क्या हैं? पेरेंट्रल्स के व्हीकल हैं। किसके? फॉर्मुलेशन के। कौन से व्हीकल हैं? एक्वस व्हीकल है, राइट। विच स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर चेकिंग सर्जिकल गॉज, अब सर्जिकल गॉज जो आप यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? मिनिमम ब्रेकिंग लोड, ब्रेकिंग लोड लिखा है, ये ब्रेकिंग लोड है। ठीक है, मिनिमम ब्रेकिंग लोड मीन्स कितना लोड इसको ब्रेक करने में डाला जा सकता है। वेट पर यूनिट एरिया, ठीक, पर यूनिट एरिया इसका कितना वेट है। और एक यॉर्न नंबर होता है, यॉर्न नंबर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। अब एक एक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कल आपका पेपर है। और वैसे भी मैंने कहा लेक्चर की क्लास नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर की, यहाँ पे MCQ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जहाँ पे लेक्चर की क्लास होती है वहाँ लेक्चर लिया जाएगा। अगले साल आपको इन सब चीज़ों के डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे मेरे वीडियो पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? यार्न नंबर और मिनिमम ब्रेकिंग लोड, वेट पर यूनिट एरिया, ये क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं फॉर चेकिंग ऑफ सर्जिकल गॉज। ठीक। फोटोथेरेपी यूज टू ट्रीट न्यू बॉर्न बेबी, अब न्यू बॉर्न बेबी को फोटोथेरेपी क्यों कराई जाती है? फोटोथेरेपी मतलब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हाइपर बिलीरुबिनिया, फीवर, डायबिटीज, प्रेमेच्योर डिलीवरी, फोटोथेरेपी कराई जाती। आजकल क्या हम अगर बात की जाए तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। बच्चे जब जो है पैदा होते हैं तो उनको हल्की सी जॉइंडिस रहती है, राइट। तो उनको क्या रहती है? हल्की सी जॉइंडिस की प्रॉब्लम रहती है। उनका शरीर जो है जैसे पैदा होते हैं तो नेक्स्ट डे देखो तो क्या करते हैं कि बदन थोड़ा सा पीला लगने लगता है, आंखें थोड़ी पीले लगने लगती है, मीन्स जॉइंडिस की शिकायत रहती है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं इसको जो है 3 दिन वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। ठीक। अब बच्चा पैदा हुआ और उसको रख दिया कहाँ? वेंटिलेटर में। ना तो उसको माँ का दूध मिल रहा है, ठीक, बाहर से पाउडर वाला दूध पिलाया जा रहा है बीच बीच में, बच्चे की केयर भी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की समस्याएं ये लगभग हर घर की बात है। और जितना जो है अर्बनाइजेशन होता जा रहा है उतना ज़्यादा ये सब बढ़ रहा है। और पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम पे, या जो लोग समझदार थे कहते थे कोई बात नहीं, जॉइंडिस हो रही ना, इसको सुबह शाम धूप दिखाओ,
सुबह शाम की 1-1 घंटे की आप धूप दिखाओ, ये ठीक हो जाएगा, राइट। तो यही होता। तो फोटोथेरेपी यूज टू ट्रीट न्यूबॉर्न बेबी, वाई? टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर बिलिरुबिनिया, राइट। तो सुबह शाम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस होती है, जो हफ्ते भर में या कभी कभी 7-8 दिन लग जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। धूप दिखा दो 2 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक। यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। एडेसिव प्लास्टर्स, एडेसिव प्लास्टर कौन कौन से होते हैं? देखो, बेलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर, कैप्सिकम प्लास्टर, और लास्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लास्टर। ये सारे किसके टाइप हैं? एडेसिव प्लास्टर्स के, ठीक। तो फिर बोलता हूँ एमसीक्यू नहीं, इंफॉर्मेटिव समझो, ठीक। इंफॉर्मेशन आपकी गेन हो रही, नॉलेज गेन होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, बहुत देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है कंप्यूटर इन फार्मेसी को, जो कि एक आध लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाओ, इवन छोटी छोटी फार्मेसी में आप चले जाओ, देखो कंप्यूटर रखा हुआ है, 2-2 3-3 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से बिलिंग हो रही है, एक कंप्यूटर पे सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक कंप्यूटर जो आपकी एबीसी जिस तरह से आपने अरेंजमेंट करके रखा है, उसमें सारी चीज़ें आप डालते हो। देखो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स पे क्या होते हैं, वो सिंपल सी कोई मेडिसिन आपको चाहिए, मेडिसिन वो डालते हैं, जैसे डालते हैं सर्च में, इंटर मारते हैं, तुरंत उस पर लिख के आ जाता है कि इस कॉलम के इस वाले रैक में इस कलर का डब्बा रखा है, उसमें ये टैबलेट मिल जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? कोई नया आदमी भी जाए कंप्यूटर पे बिठाओ, ठीक, सॉफ्टवेयर है उसमें तुरंत उन्होंने डाला। सॉफ्टवेयर छोड़ो, एक्सेल में सीट बना सकते हो आप इसकी, एक्सेल में सीट बना सकते हो कि जैसे ही आप सर्च में मेडिसिन डालोगे, वो मेडिसिन किस रैक के, किस कॉलम के, किस डब्बे में, किस जगह पे रखी है, एग्जैक्टली पता चल जाएगी, उठा के आप दे दोगे। तो कहने का मतलब दुनिया भर की रिसर्च वर्क हॉस्पिटल्स में चल रही है, ढेर सारा डेटा बना के रखना है, डेटा रिट्राइवल, कितने पेशेंट आए, कितने क्या हुए, उनकी इवन मेडिकेशन हिस्ट्री, सब कुछ आजकल। इवन आप ब्लड टेस्ट में चले जाओ, यूरिन टेस्ट में चलो, कहीं भी आप जाइए, देखिए हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर का क्या है, एप्लीकेशन फार्मेसी में बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक। तो फिलहाल 2-3 ऑप्शन है, वो देख लो आप, डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, हैंडलिंग कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट। बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो हैंडल किए जाते हैं किससे, कंप्यूटर के थ्रू, ठीक। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, क्या हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। मीन्स बहुत वास्ट है, इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी पे आता है क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझ के देखना, अप्लाई करना कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और ये क्या फार्मेसी के अंदर पॉसिबल है, ठीक। रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस, अब देखो ये नॉन कंप्लायंस भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। नॉन कंप्लायंस होने की न जाने कितनी वजह हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस, इन एप्रोप्रिएट पैकिंग, मेंटल इलनेस, इनएडेक्वेट पेशेंट एजुकेशन। मेंटल इलनेस, बीमारी तौर पे कोई पेशेंट अगर बीमार है, तो उसको आप कितना भी समझा के भेजो कि बेटा इस दवा को खाना खाने के पहले ले लेना, इस दवा को सोने के पहले लेना, और ये दवा सोने के बाद ले लेना, या सोने के पहले ले लेना, सोने के बाद कैसे लेगा, ठीक। तो अगर वो मेंटली इल है, मेंटली तौर पे सही नहीं है, तो वो नहीं ले पाएगा। इनएप्रोप्रिएट पैकिंग, अगर सही तरीके से पैकिंग नहीं की गई है, सारी दवाएं एक ही पैकेट में डाल दी गई हैं, तो पेशेंट नहीं समझ पाएगा कौन सी सुबह लेनी है, कौन किसके साथ लेनी है, ठीक। इन इडिक्वेट पेशेंट इक्वेशन, अगर पेशेंट को सही से एक्सप्लेन ना की जाए चीज़ें, मेडिसिन के बारे में अगर फार्मासिस्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो क्या हो सकता है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। नॉन कंप्लायंस में बस इतना ध्यान रखो कि पेशेंट की डिजीज़ सही समय पे क्योर नहीं हो रही है, दूसरा पेशेंट दवा या तो सही तरीके से नहीं खा रहा है या मिस कर दे रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि उसकी डिजीज़ क्योर नहीं हो पा रही है, और उसके पीछे के जो रीजंस हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन कंप्लायंस। बस इतना ध्यान रखना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई तो ऑप्शन कुछ भी हो ढूंढ ढांड के आप टिक कर ही दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म मिंट फॉर बॉडी कैविटी। अब ऐसी डोजेस फॉर्म जो बॉडी कैविटी के लिए बनी है, ठीक। नेजल बोगीज, पेसेसरीज, डाउचेस, ऑल।
तो बहुत सारे और भी हैं, सपोजिटरीज वगैरह हैं, है ना। ये सारी चीज़ें किसके लिए बनी है, बॉडी कैविटी के लिए, ठीक, यानी ऑल। मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट ट्रीटमेंट, बच्चों जब फर्स्ट ईयर में थे तो याद करो कि फर्स्ट ईयर में एंटीडोट चैप्टर था, और एंटीडोट में मैंने खुद पढ़ाया था, जिनको मैंने पढ़ाया, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट थे, केमिकल एंटीडोट था, मैकेनिकल एंटीडोट था, और तीनों एंटीडोट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई थी। तो कुल मिला के यहाँ ये समझो कि ये तीनों के तीनों क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एज यूज्ड एज एंटीडोट, एंटीडोट के मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट और मैकेनिकल एंटीडोट, ठीक। अब कैओलिन और चारकोल यूज्ड इन विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट। अब जो हमने एंटीडोट के मैकेनिज्म आपको बताए थे, मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और केमिकल, इसमें किस तरीके में कैओलिन और चारकोल का यूज किया जाता है, तो ये होता है मैकेनिकल एंटीडोट। जब क्या होता है, मैकेनिकल एंटीडोट के थ्रू ये क्या करता है, कैओलिन क्या करता है, पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, क्या करता है, पेट में ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स आगे एक्शन नहीं दिखा पाता है अपना पॉइजन, इसीलिए क्या होता है, मैकेनिकल एंटीडोट के अंडर में आता है कैओलिन और चारकोल, ठीक। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स, अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या आता भाई, ड्राइंग आउट पॉइजन, पॉइजन को बाहर निकाल लेना, न्यूट्रलाइज ऑफ पॉइजन, पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देना, प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन। देखो सिम्टोमेटिक मीन्स जब क्या हो गया, किसी तरह से ब्लड में पॉइजन पहुंच रहा गया है, सिस्टम में पहुंच गया है, तो अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो किसी तरह से उसको वोमिट कराई जाए, ठीक, या नाक और मुंह से किसी तरह से पेट तक नली डाली जाए और उसको खींचा जाए, या कुछ दिया जाए जिससे कि पॉइजन न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला टास्क तो ये रहता है कि जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सबसे पहले उस पॉइजन से बचाया जाए, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन से। जो बहुत सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, उनको बचाया जाए। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक, यानी ऑल ऑप्शन सही है। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग याद है, लेड पॉइजनिंग और क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में फ़र्क है। ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, पेशेंट रिमूव्ड फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर ऑफ लेड पॉइजन। अब देखो उसको लेड की पॉइजनिंग हो गई है, तो सबसे पहले क्या, उसको उस एरिया से हटाओ, उस जगह से हटाओ जहाँ पे लेड की पॉइजनिंग ऑलरेडी है, मीन्स उसका अब फर्दर जो है लेड का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, सोडियम पोटेशियम आयोडाइड इज गिवन, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड ओरली उसको दिया जाए, जिससे क्या होगा, उसको बार बार यूरिन आएगी, एलिमिनेशन होगा, और जब बार बार यूरिन आएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे करके यूरिन के थ्रू पॉइजन बाहर जाएगा। या फिर EDTA एंड डाइमर कैप्रोल, ये किसके, लेड पॉइजनिंग के लिए स्पेशली होता है। ये ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेड की पॉइजनिंग आ जाए तो ऑप्शन में दे सकता है आपको बहुत सारे ऑप्शन, जहाँ पे डाइमर कैप्रोल या EDTA दिखे तो वहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है कि ये लेड की पॉइजनिंग में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग, ये सारे तरीके यूज किए जाते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ कोकेन पॉइजनिंग, अब कोकेन पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो देखो पॉइजनिंग किसी भी तरीके की हो, कुछ चीज़ें जैसे इमेटिक्स है, वोमिट कराना सबसे कॉमन होता है, सबसे पहले कभी कोई पॉइजन खा ले सबसे पहला काम उसको वोमिट कराओ कैसे भी, है ना। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन, मीन्स किसी तरह से अगर लंग अरेस्ट हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा पेशेंट, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराया जाए, ऑक्सीजन इनहेलेशन की व्यवस्था हो, है ना। डिम्यूलेंट ड्रिंक्स उसको दी जाएं, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, कोकेन पॉइजनिंग के लिए। सम स्पेसिफिक एंटीडोट, देखो ये पूरी स्लाइड जो है इंफॉर्मेटिव है, कुछ एंटीडोट हैं जैसे नेलॉर्फिन, ये यूज़ की जाती है कब, नेलॉर्फिन यूज़ किया जाता है मॉर्फिन की पॉइजनिंग में, ध्यान रखना इन चीज़ों को है बहुत अच्छे से। किस में यूज़ की जाती है, मॉर्फिन की पॉइजनिंग में नेलॉर्फिन। अब डाइमर कैप्रोल आर्सेनिक, मरकरी पॉइजनिंग और लेड पॉइजनिंग में यूज़ होता है क्या, क्या यूज़ होता है, डाइमर कैप्रोल, जिसको BAL भी बोलते हैं, हम पिछली स्लाइड्स में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टिक एसिड
यूज़ किया जाता है लेड की पॉइजनिंग में, और लेड की ही पॉइजनिंग में भी हमने क्या बताया था, डाइमर कैप्रोल और EDTA भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा ना लास्ट वन क्या है, डेसफेरोक्सामीन किस में यूज़ किया था भाई, किसकी पॉइजनिंग में, जब किसी को आयरन की पॉइजनिंग हो जाए तो क्या लिखा हुआ है, फेरीऑक्सामीन। फेरस मतलब आयरन, मीन्स फेरीऑक्सामीन यानी आयरन की पॉइजनिंग, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, लेड की पॉइजनिंग, टेट्राएसिटिक एसिड का फुल क्या बोलते हैं, EDTA हमने बात की थी ना, उसी को बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड यानी कि EDTA। ठीक, लेड पॉइजनिंग में यूज होता है। तो ये सारी ये थी इंफॉर्मेटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन एल्कोहल टेकन, अगर कोई एल्कोहल लेता है तो अगर वो उसके लिए मेडिसिन का यूज कर रहा है तो उसको उस मेडिसिन की वजह से डिसएग्री सिम्टम, मीन्स बॉडी को जो सिम्टम एग्री नहीं है वैसे सिम्टम, जैसे फ्लशिंग, स्वेटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट, कॉज्ड बाई ड्रग, मीन्स एल्कोहल अगर कोई पेशेंट लेता है, एल्कोहलिक है, तो अगर उसको ये मेडिसिन जो नीचे दी है डाइसल्फिरैम और कैल्शियम कार्बिमाइड दोनों में से कोई ड्रग अगर दे दी जाए तो इस तरह के डिसएग्री सिम्टम, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आनी शुरू हो जाएगी, हेडेक होने लगेगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मतलब जो है एक तरह कंजेशन हो जाएगा, सांस लेने में उसको दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो पेशेंट डाइसल्फिराम या कैल्शियम कार्बिमाइड जो है यूज़ करते हैं, क्या होगा भाई, इसको अगर आप खा रहे हो, बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली एल्कोहल छोड़ना ही पड़ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही है, सी। ओके, पावरफुल हेलोसिनोजेंस कौन से होते हैं भाई, एक मेस्कैलिन है, दूसरा LSD है जिसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमीन, क्या है, डाईइथाइल एमाइड, सॉरी लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड, और मेस्कैलिन इसको बोलते हैं पावरफुल हेलोसिनोजेंस। ठीक, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। बायो अवेलेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कैप्सूल, कोटेड टैबलेट या टैबलेट। तो भाई देखो ध्यान से, कोटेड टैबलेट से टैबलेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, कोटेड से। अब वापस आओ फिर नेक्स्ट पे, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कैप्सूल, कोटेड, यानी ये भी नहीं हो सकता, नन। फिर लास्ट वन पे देखो, सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर टैबलेट, फिर कोटेड टैबलेट, यानी हमारा लास्ट वाला जो है वो सही है बायो अवेलेबिलिटी ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को, जैसे पीएच ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पीएच, अगर प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट, अगर GIT में दूसरे एजेंट, GIT बोलो या फिर पेट में बोलो, स्टमक में बोलो, अगर दूसरा एजेंट कोई है तो वो भी बायो अवेलेबिलिटी पे फर्क करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बायो अवेलेबिलिटी पे, कितना ज़्यादा मेटाबोलाइज हुई है ड्रग। ठीक, अगर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हुआ है, डिजोल्यूशन हुआ है, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ है बॉडी में, तो कितना इसमें भी डिपेंड करता है ना कि कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना एक्सक्रीट हो गया। तो बायो अवेलेबिलिटी पे इन चीज़ों का, इन फैक्टर्स का फर्क पड़ता है, यानी डी ऑप्शन सही है। एडवांटेज ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज ये एडवांटेज है, आप खुद आप जो है क्या बैठे हो हॉस्पिटल फार्मेसी में और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ईजी एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी, आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी डिलीवरी ड्रग की। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग रिटर्न, जो बार बार दवा वापस करने आते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सही काम करेगा, मीन्स यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आपने कर दी है ना, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक कंप्लीट कर, ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या एलिमिनेशन कम हो जाएगा, ड्रग का रिटर्न होना। दूसरा, रिडक्शन इन फार्मेसी स्टाफ रिक्वायरमेंट, फार्मेसी में स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मीन्स एक फार्मासिस्ट रहेगा, बाकी अगर नॉन टेक्निकल स्टाफ कम भी रहेगा तो काम चल सकता है, या फार्मेसी में बंदे भी अगर 5 हैं तो 4 से या 3 से काम चल जाएगा। ठीक, यानी रोजगार कम हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो डी ऑप्शन सही हमारा। फैक्टर सिलेक्शन ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, अब कौन से फैक्टर्स होते हैं, देखो नॉन चार्ज की बात की जा रही है अगर, तो जाहिर सी बात है फैक्टर क्या, नॉन चार्ज में कौन सी ड्रग होती हैं जो बार बार यूज़ की जाती हैं, जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंटली, मीन्स रूटीन में यूज़ होती हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन कम होती है, जो हॉस्पिटल के बजट में आ जाती है,
ये सारे फैक्टर क्या हैं? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक के सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। हेपेटाइटिस क्या है? फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? तो हेपेटाइटिस हमारी वायरल डिजीज होती है, हमारी क्या किसी की नहीं होती है, ठीक है, वायरल डिजीज होती है। और फिर इसी के साथ खत्म। तो ये ब्रह्मास्त्र मिल गया, और कल के लिए सुपर ऑल द बेस्ट। परेशान ना हो, कोई समस्या हो तो मैसेज करते रहें।